जुनून, प्यार और दोस्ती चैप्टर 15। नायरा के गीले बाल बालों से कंधों पर गिरती पानी की बूंदें देखकर वेदांत का दिल तेजी से धड़क रहा था। और अब इंतजार नहीं होता नायरा, दिल करता है इसी वक्त तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं, पर साथ ही डर भी लगता है, तुम्हें खोने का डर। उसके चेहरे पर सच में डर उभर आया था। तभी उसने देखा कि एक लड़का नायरा के पास आकर उससे बात करने लगा। यह देखते ही वेदांत की आंखें बड़ी हो गई। रिया, यस। नायरा ने तुरंत उस लड़के की तरफ पलटकर देखा। रिया, क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा नाम नायरा है। रिया तो मेरी नानी बुलाती है मुझे, उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो लड़का उसका कलीग था। ओ नायरा, बहुत अच्छा नाम है। थैंक गॉड। बताओ ना, तुम क्या कर रहे थे? वो लड़का उससे बात करने में काफ़ी हिचकिचा रहा था। तभी उसकी नज़र नायरा के गीले बालों पर गई। अरे, तुम्हारे बाल तो गीले हैं। वो उसके बालों को छूने ही वाला था कि कोई बीच में आकर खड़ा हो गया। बॉस, आप यहाँ? वो लड़का हैरान होकर बोला। नायरा ने देखा तो उसके सामने वेदांत खड़ा था, जो इस वक्त उस लड़के को गुस्से से घूर रहा था। नायरा, उसने जैसे ही नायरा को आवाज़ लगाई, वो उठकर खड़ी हो गई। यस सर। वो काम कर लिया तुमने जो मैंने तुम्हें दिया था? कौन सा काम? नायरा को कुछ समझ नहीं आया। जो मैंने तुम्हें दिया था सर, लगता है आपको बादाम खाने की ज़रूरत है। आपने तो मुझे कोई काम दिया नहीं, नायरा बोली। नायरा, दिया था, ध्यान से याद करो। वेदांत डेस्क पर हाथ पटकते हुए बोला। काम दिया था। नायरा सोच में पड़ गई, पर तभी वेदांत ने उस लड़के की ओर घूरकर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेट बैक टू योर वर्क। यस यस सर। वो लड़का तुरंत वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही वेदांत ने राहत की सांस ली। उसने फिर से नायरा की ओर देखा तो वो भी अभी भी सोच में थी। क्या काम दिया था? रहने दो, मुझे याद आ गया कि मैंने तुम्हें कोई काम नहीं दिया था। वेदांत ने बस इतना कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन बेचारी नायरा का दिमाग घूम गया। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? वो मुंह बनाकर बोली। नायरा जब कैंटीन में बैठी थी, तब दूर खड़ा एक लड़का हाथ में सुंदर सा गुलाब का फूल लिए खड़ा था और सही मौके की तलाश में था। वो काफ़ी देर से नायरा को देख रहा था, जो ईयरफोन्स लगाकर अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी और साथ ही अपना लंच भी कर रही थी। उसी वक्त वेदांत अपने मैनेजर के साथ वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही नायरा पर गई, उसके कदम वहीं रुक गए। रेड एंड ब्लैक का ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और ब्लू डेनिम स्कर्ट पहनी नायरा उसे बहुत प्यारी दिख रही थी। व्हाट्स रॉन्ग सर? मैनेजर ने उससे पूछा तो उसने वहाँ से जाने के लिए कह दिया। मैनेजर के जाते ही वेदांत फिर से एक बार नायरा को निहारने लगा। तभी उसकी नज़र अचानक से उस लड़के पर गई, जो उसी की तरह दूर से नायरा को देख रहा था। वेदांत ने जैसे ही ये देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में तमतमाता रहा। तभी वो लड़का नायरा के पास पहुंच गया। वो फूल अपने पीछे छुपा लिया। नायरा, उसने नायरा को आवाज़ लगाई, लेकिन ईयरफोन्स की वजह से उसे सुनाई नहीं दिया। इसीलिए उसने फिर से आवाज़ लगाई। नायरा। हाँ। नायरा ने तुरंत अपने ईयरफोन्स निकाले और उठकर खड़ी हो गई। आप तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती हैं ना? हाँ। प्लीज़ कहिए ना सर, नायरा ने मुस्कुराकर कहा। वो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रहा था। आप क्या? नायरा, मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वेदांत वहां आ टपका और उसके हाथ से वो गुलाब का फूल खींच लिया। वाह, कितना सुंदर फूल है, मेरे लिए लाए हो? वो उस लड़के की तरफ देखकर बोला। लेकिन उसे वहां देखकर वो दोनों हैरान हो गए थे। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि तुम सब अपने सीईओ को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। थैंक यू सो मच। वेदांत उस लड़के के गले लग गया। उस लड़के को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर वो हड़बड़ाकर बोल गया, ओ यस सर, यू आर द बेस्ट। वो सुनकर वेदांत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। कुछ पल के लिए वहाँ एकदम ऑकवर्ड साइलेंस फैल गया था। तो अब बताओ। हाँ। वेदांत की बात सुनकर वो एकदम से हैरान हो गया। अब जाओ, लंच टाइम इज़ अबाउट टू ओवर। यस सर। वो लड़का मन ना होते हुए भी वहाँ से चला गया, पर नायरा वेदांत को बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। इसे आखिर क्या हुआ है? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? उसने अपना फ़ोन उठाया और वहाँ से जाने ही वाली थी
कि वेदांत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रही हो? आपने ही तो कहा था ना कि लंच टाइम इज़ अबाउट टू ओवर, तो वापस जा रही हूँ। वो आगे बढ़ गई। वेदांत उसे जाता देखकर फ्रस्ट्रेट हो गया और फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ स्टाफ अभी भी कैंटीन में बैठा था, जो ये सब देखकर बुरी तरह खुसर-फुसर कर रहा था। अब क्या है वेदांत? आई मीन सर। नायरा ने उसकी तरफ घूरकर देखा। तुम चाहो तो हम कुछ देर यहाँ बैठ सकते हैं। वो हड़बड़ाकर बोला। आप यहाँ बैठेंगे? नायरा ने हैरानी से पूछा। अगर तुम बैठोगी तो? बेचारा वेदांत नजरें झुकाकर बोला। हाँ, आर यू श्योर? आई एम श्योर। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। वेदांत ने तुरंत ऊपर देखा। ऑल राइट देन कम विद मी। नायरा उसे वहाँ से खींचते हुए ले गई और काफ़ी सारा स्टाफ उन्हें देखता रहा, पर दोनों में से किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। शहर से थोड़ी दूर पर जंगल वाले एरिया में डू नॉट क्रॉस की टैप्स लगाई गई थी, ताकि वहाँ खड़े लोगों को क्राइम सीन से दूर रखा जा सके। फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी थी और काफ़ी सारे पुलिस वाले भी आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। कई मीडिया टीम्स भी वहां आ पहुंच चुकी थी। तभी रुद्र की गाड़ी वहां आकर रुकी। उसके आते ही सारे मीडिया एग्जीक्यूटिव्स उसकी तरफ भागे, लेकिन उसके साथ मौजूद कांस्टेबल ने सबको दूर किया और रुद्र क्राइम सीन पर आ पहुंचा। उसने देखा तो एक गड्ढे में एक कॉफिन के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लाश की हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी फॉरेंसिक हेड और उसके इलाके के इंस्पेक्टर रुद्र को देखते ही उसके पास आए। कुछ पता चला? रुद्र ने दोनों से सीधा सीधा पूछ लिया। मेरी टीम आसपास पूछताछ कर रही है सर, इंस्पेक्टर ने कहा। हमारी टीम भी काम कर रही है सर। पूरा सच तो ऑटोप्सी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि लाश को यहाँ शायद 3 या 4 दिन पहले डंप किया गया है, फॉरेंसिक हेड ने बोला। क्या बता सकते हो लड़की की मौत कब हुई होगी? एग्जैक्ट टाइम तो ऑटोप्सी के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन शायद दफनाने के 10-15 मिनट के अंदर। इसका मतलब इसे जब दफनाया गया तब ये जिंदा थी? रुद्र ने हैरानी से पूछा। यस सर, आई एम श्योर। वो कॉफिन का कवर देखिए। उसने रुद्र को कॉफिन का ढक्कन दिखाया। उस पर नाखूनों के खरोंचने के निशान थे और खून भी लगा था। यहाँ तक कि उसमें मांस के टुकड़े और खून भी टूटकर फंसे हुए थे। वो सब देखकर रुद्र को बहुत बुरा लगा। शायद ये भी उसी इंसान का काम है एसपी सर, इंस्पेक्टर बोला। मौत की वजह 4 केसेस में सेम है। मौत घुटने की वजह से हुई है। बॉडी पर मल्टीपल टाइम्स स्टेबिंग के मार्क्स है, पर मौत की वजह वो नहीं थी। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर ये ना मरती तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से इसकी डेथ तो होनी ही तय थी। रुद्र सुनता रहा। तभी वो आगे बोले, और हाँ, यहाँ दफनाने से पहले इसके साथ भी ब्रूटल रेप किया गया है। अब रुद्र को और भी गुस्सा आने लगा। ऑफिसर, क्या ये सिर्फ एक आदमी का काम है? सर, हमें भी ये डाउट था, लेकिन लास्ट 2 विक्टिम्स के कपड़ों से हमें एक ही सैंपल मिला था, फॉरेंसिक्स ने कहा। इसका मतलब वो बस अकेला है। ये बात रुद्र के लिए बहुत चौंकाने वाली थी। बाकी 2 लाशें भी हमें इसी जंगल से मिली थी सर। मेरे यहाँ आने से पहले 3 लड़कियाँ और अब ये चौथी। वही मरने का तरीका और मारने के बाद इसी जगह लाकर दफनाया। तो इसका मतलब यू आर राइट एसपी, वी आर डीलिंग विद अ सीरियल किलर। फॉरेंसिक्स ने उसकी अधूरी बात को पूरा कर दिया। क्या यहाँ आसपास कुछ मिला? किसी ने कुछ देखा? रुद्र ने तुरंत पूछा। सर, उसी गाड़ी के टायर्स के निशान जो पहले 2 बार मिले थे और जो 2 लाशें पहले मिली थी, वो जगह यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और आखिरी 2 बार की तरह इस कब्र पर भी एक लाल गुलाब का फूल मिला था, वो भी मुरझाया हुआ। इंस्पेक्टर ने कहा। लाश को किसने देखा? सर, पास के गांव वाले आदमी ने देखा था। उसने कहा कि सुबह जब वो यहाँ लकड़ियाँ लेने आया था तब उसे यहाँ की मिट्टी गीली दिखाई दी थी। तभी उसने हमें कॉल किया। वो सुनकर रुद्र के माथे पर हल्की सी सिकन आ गई, जिसे देखकर इंस्पेक्टर ने तुरंत आगे बताना शुरू किया। सर, एक्चुअली पहली लाश हमें कोइंसिडेंटली मिली थी, पर शायद किलर जल्दी में था, इसीलिए गड्ढा गहरा नहीं बना पाया। इसीलिए तेज बारिश के बाद कॉफिन का एक छोटा सा हिस्सा बाहर आ गया था।
वो भी पास के गांव के लकड़हारे ने ही देखा था। तभी हमने आसपास रहने वाले लोगों को बोल दिया था कि यहाँ कुछ भी सस्पिशियस दिखे तो हमें कॉल करे। वैसे भी सर, वो आदमी ग्रेव के ऊपर फूल रखकर जाता है, कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि अंदर किसी को दफनाया है। बाकी 2 विक्टिम्स की पहचान हुई। रुद्र ने तुरंत पूछा, एक की हो गई है सर, लेकिन सबसे पहली लाश जो मिली थी उस विक्टिम के बारे में पता नहीं चल पाया क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो गई थी। दोनों विक्टिम्स की फाइल मुझे मेरे टेबल पर चाहिए 1 घंटे के अंदर, और जैसे ही इस विक्टिम की ऑटोप्सी रिपोर्ट आए मुझे इन्फॉर्म करो। मैं खुद इस केस को स्टडी करूंगा। रुद्र ने ठान लिया, उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेगा। ओके सर, इस इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा। लेकिन अब रुद्र ठान चुका था कि किसी भी हालत में उसे इस कल्प्रिट को पकड़ना ही है। ये क्या बात हुई भला? मुझे लगा हम साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा वेदांत काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहा था। अगर ऐसा है तो फिर मैं चलती हूँ। वैसे भी आधे घंटे बाद तुम्हारी मीटिंग है ना? नायरा कुर्सी से उतरने ही वाली थी कि वेदांत चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं रुको। अब क्या हुआ? वो घबराकर बोली, वो मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? वो क्या कर रहे हो वेदांत? जल्दी बोलो ना। मैं तुम्हारी तरह सीईओ नहीं हूँ इस कंपनी की, जिसने अगर काम नहीं किया तो भी चलेगा। मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा, वरना मेरी सैलरी कट जाएगी और तुम्हारी वजह से मेरी सैलरी में। ओके ओके, मैं समझ गया। वो उसे शांत कराते हुए बोला, तो अब जल्दी बोलो। वो अपने हाथ फोल्ड करके बोली, वो हम ट्राई कर सकते हैं, वेदांत ने हिचकिचाकर कहा। लेकिन वो सुनते ही अचानक से नायरा का चेहरा खिल उठा। रियली? तो फिर चलो। वो कुर्सी पर पालथी मारकर बैठ गई। अब चलो भी, मज़ा आएगा। वो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। वेदांत मन ना होते हुए भी उसकी चेयर को पकड़ा और उसे तेज से मीटिंग डेस्क के इर्द गिर्द घुमाने लगा। ये क्या कर रहे हो? थोड़ा दम लगाओ वेदांत खुराना, और हाँ, तेज चलाओ और तेज। वो सुनकर वेदांत और तेज भागा। वो नायरा को इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। पहले तो वेदांत को ये सब सिर दर्द लगा, लेकिन उसने नायरा को खुश देखकर अब उसे भी बहुत अच्छा लगा। वो कभी यहाँ से वहाँ घूमती तो कभी यहाँ से वहाँ। नायरा के साथ वेदांत भी उसकी तरह बच्चा बन गया था। अब उसे भी इसमें मज़ा आने लगा था। तभी अचानक से कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुला और वेदांत एकदम से रुक गया। उन्होंने देखा तो दरवाजे पर मिस्टर खुराना और मिस्टर कपाड़िया खड़े थे और उनके पीछे उनके मैनेजर्स भी, साथ में वेदांत की माँ और माया भी थे। उन सबको देखते ही वेदांत की आंखें बड़ी हो गई। नायरा हड़बड़ी में तुरंत कुर्सी से नीचे उतरी, लेकिन यहाँ से वहाँ घूमने की वजह से उसका सिर एकदम से चकराया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। पर वेदांत ने तुरंत उसे संभाल लिया। ये देखकर सामने खड़े सब हैरान हो गए, खासकर मनीष जी और नीता जी, क्योंकि उन्होंने आज तक वेदांत को कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं देखा था, सिवाय नायरा के। आयु ओके? वेदांत ने नायरा को ठीक से खड़ा कर पूछा। नायरा ने बस हाँ में सिर हिला दिया और उससे दूर हो गई। ये सब मिस्टर कपाड़िया इस सब से हैरान हो गए थे। तभी माया ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वेदांत के पास लाई। डैड, आप आइए ना, इससे मिलिए। ये है नायरा, ये वेदांत की बेस्ट फ्रेंड है। उसने मुस्कुराकर नायरा को अपने पिता से इंट्रोड्यूस कराया। ओह, क्या ये वही नायरा है जिसकी तारीफ करते आजकल तुम थक नहीं रही? उसके पिता हंसते हुए पूछने लगे। ये वही है डैड, नायरा। ये मेरे डैड हैं। हेलो अंकल, आई मीन सर, नायरा हड़बड़ाकर बोली। ओह, यू कैन कॉल मी अंकल, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। माया ने बताया है तुम्हारे बारे में, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। वो नायरा के सिर पर हाथ रखकर बोले। ये देखकर सब हैरान हो गए। थैंक यू सर, आई मीन अंकल, नायरा ने मुस्कुराकर कहा। डैड, नायरा वेदांत की पर्सनल असिस्टेंट भी है। माया आगे बोली। ओ आई सी, इसीलिए ऐसे मस्ती कर रहे हैं दोनों। वेदांत, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नेचर ऐसा भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देख के। वो हंसकर बोले। मिस्टर कपाड़िया, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वेदांत ने पूछा। ओह, वो मिस्टर खुराना ने इंसिस्ट किया था। वो हमें तुम्हारा ये नया ऑफिस दिखाना चाहते थे। आई होप कि आपको ऑफिस पसंद आया होगा। एब्सोल्युटली, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है।
मिस्टर कपाड़िया, आप प्लीज़ आइए ना, वेटिंग रूम में चलते हैं। लेट्स हैव अ कॉफ़ी। नेताजी आगे आकर बोले, या श्योर, यू आर गोइंग टू जॉइन अस राइट? उन्होंने वेदांत से पूछा। यस ऑफ कोर्स, आफ्टर यू, वेदांत ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वो सुनकर माया और उसके पिता नेताजी के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन मनीष जी गुस्से में वेदांत और नायरा की ओर देख रहे थे। ये देखकर वेदांत ने नायरा से कहा, नायरा तुम जाओ और अपना काम करो। हो वो वहाँ से निकल गई, लेकिन उसे भी मनीष जी की नज़रें अजीब लग रही थी। उसके जाते ही वेदांत भी वहाँ से जाने वाला था, तभी मनीष जी ने उसे रोक दिया। यह सब क्या हो रहा था यहाँ वेदांत? इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतने सालों बाद आपको मेरे पिता होने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, वेदांत ने गुस्से में कहा और उनकी बात टालकर वहाँ से निकल गया। लेकिन उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें नायरा वाली बात ने परेशान किया था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि नायरा उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। इधर रेखा जी के घर पर, अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अंकिता जी बाहर जाते हुए बोली, आप भी अपना ध्यान रखना माँ, और जल्दी लौट आना, रेखा जी ने कहा। अंकिता जी चली गई और रेखा जी फिर से रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठ गई। वो थोड़ी रिलैक्स हुई थी कि तभी उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने तुरंत हड़बड़ाकर अपना फ़ोन देखा तो इस बार उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि इस बार उन्हें किसी अननोन नंबर से काफ़ी सारी तस्वीरें भेजी गई थी, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि नायरा की थी। घर से निकलते हुए, गाड़ी से जाते हुए, ऑफिस में एंटर करते हुए, यहाँ तक कि अपने डेस्क पर बैठकर काम करते हुए भी। वो सब देखकर रेखा जी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो इतनी ज़्यादा घबरा गई कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन इसी वक्त वहाँ कुछ कस्टमर्स आ गए, जिस वजह से उन्होंने अपने आंसू छिपाए और खुद को नॉर्मल कर उन्हें सर्व करने में जुट गई। पर उनके अंदर का डर अब हद से ज़्यादा बढ़ गया था और वो पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगी थी। नायरा कॉन्फ्रेंस रूम में जो भी हुआ उसमें थोड़ी हड़बड़ा गई थी और इसीलिए वो ऑफिस के टेरेस पर चली आई। सुबह सुबह हुई हल्की सी बारिश की वजह से हवा ठंडी चल रही थी और ऑफिस प्रीमाइसेस में मौजूद बड़े बड़े पेड़ और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। व्यू का मज़ा लेने के लिए वो थोड़ी आगे आई तो देखा कि ऑफिस बिल्डिंग पर बहुत बड़े बड़े और सुंदर पेड़ों से घिरी हुई थी। आज यहाँ सब कितना अच्छा लग रहा है, वो खुश होकर बोली और वहाँ से चलती ठंडी हवा को महसूस करने लगी। लेकिन उसी वक्त उसके ठीक सामने कुछ बहुत ज़ोर से गिरा। उसने नीचे देखा तो एक बहुत सुंदर सा पक्षी था जो जख्मी होकर नीचे गिरा था। वो देखकर नायरा हैरान हो गई। उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। ऑफिस के इस वक्त नए प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग शुरू हो चुकी थी। माया इस वक्त प्लान प्रेजेंट कर रही थी और सब बड़े ही गौर से सुन रहे थे। मिस्टर कपाड़िया का पूरा ध्यान वेदांत पर था, जो कुछ देर पहले उन्होंने जिस वेदांत को देखा था वो इस वेदांत से काफ़ी अलग था। इस वक्त वो काम में पूरी तरह डूबा हुआ था और बहुत ही बारीकी से हर एक बात सुन रहा था। ये देखकर वो हल्के से मुस्कुराए, लेकिन मनीष जी के मन में अभी भी बहुत गुस्सा था। साथ ही उन्हें नायरा को लेकर बहुत चिंता थी। कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ, जो वेदांत समेत सभी को बहुत पसंद आया। सबने मिस्टर कपाड़िया को कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि उन्हीं का प्लान था जिस पर सब एक साथ काम करने वाले थे। मिस्टर कपाड़िया, मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा। हमें जल्दी ही इस पर काम शुरू करेंगे। वेदांत उनसे हाथ मिलाकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर कपाड़िया। मनीष जी ने भी आगे आकर उनसे हाथ मिलाया। थैंक यू सो मच मिस्टर खुराना। आप नहीं जानते कि मैं कब से वेदांत के साथ काम करना चाहता था। यू मेड माई ड्रीम कम ट्रू। वो मुस्कुराकर बोले, दैट्स आवर प्लेजर सर, मनीष जी ने कहा। माया ने वेदांत की ओर मुस्कुराकर देखा, जिससे वो हल्का सा मुस्कुराया। नाउ आई टेक योर लीव माई बॉय। मैंने सुना है कि माया ने यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ साथ बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाया है। नायरा से तो मिल लिया, लेकिन बाकी सबसे भी मिलना चाहता हूँ। जब भी तुम सबको वक्त मिले प्लीज़ हमारे घर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो वेदांत की ओर देखकर बोले और फिर माया की ओर देखा। माया, अपने दोस्तों को एक दिन डिनर पर बुलाओ बेटा। श्योर अंकल, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, वेदांत ने कहा। तभी वो वेदांत के पास आए और धीरे से बोले, वैसे तुम और नायरा साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। ये सुनते ही वेदांत हड़बड़ा गया।
मनीष जी और नीता जी भी हड़बड़ा गए। डैड, माया ने उन्हें टोकते हुए कहा, आई वॉज जस्ट स्पीकिंग ट्रूथ। ये जब भी साथ होती है मुझे हमेशा ऐसे ही डांटती रहती है। वो हंसकर बोले, बेटियां ऐसी ही होती है कपाड़िया जी। नीता जी बोली, वाई डोंट यू बोथ जॉइन अस फॉर ए डिनर टुनाइट। मनीष जी बोले, आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, लेकिन मुझे आज ही कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना है। इनफैक्ट शाम को ही मेरी फ़्लाइट है। सम अनदर टाइम। वो मुस्कुराकर बोले और माया और उसके पिता वहाँ से निकल गए। लेकिन जैसे ही वो सब बाहर आए उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सर, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। गेट आउट ऑफ माई कैबिन। कोई आदमी ज़ोर से चिल्लाया था। ये तो नायरा की आवाज़ है। माया ने जैसे ही ये कहा, वेदांत उस आवाज़ की तरफ भागा। माया भी उसके पीछे गई, इसीलिए उसके पिता भी खुद को रोक नहीं पाए और उसकी वजह से मिस्टर एंड मिसेस खुराना भी वहाँ चले गए। वेदांत जैसे ही आगे आया उसने देखा कि सारा स्टाफ मैनेजर के कैबिन की ओर देख रहा था, जहाँ से मैनेजर ने नायरा का हाथ पकड़ उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर भी नायरा उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी बाकी सब भी वहाँ आ पहुँचे। सर, प्लीज़ आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम 2 कौड़ी की असिस्टेंट मुझे मेरा काम सिखाओगी। उल्टा मैनेजर उस पर ही भड़कने लगा। सर, मैं आपको आपका काम नहीं सिखा रही, मैं तो बस सजेस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए, मैंने इस पर पूरी रिपोर्ट बनाई है। नायरा ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसे देने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने वो फाइल लेकर उल्टा उसके मुंह पर ही फेंक दे मारी। पर वेदांत उसे पहले ही पकड़ लिया। वेदांत को देखकर मैनेजर और नायरा दोनों हैरान हो गए, पर वेदांत ने उसे पहले ही पकड़ लिया। वेदांत को देख मैनेजर और नायरा दोनों हैरान हो गए। सर, आप? मैनेजर वेदांत की ओर देखकर बोला और पीछे खड़े मिस्टर खुराना को भी झुककर ग्रीट किया। नायरा, तुम ठीक हो? माया ने नायरा के पास आकर पूछा। यह सब क्या हो रहा है यहाँ? मनीष जी ने सख्ती से पूछा। सर, ये लड़की बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क सर। आई एम ए मैनेजर ऑफ दिस रीन्यूड कंपनी। क्या मैं यहाँ इसके काम करने के लिए बैठा हूँ? नायरा के कुछ कहने से पहले ही मैनेजर बोल पड़ा, लेकिन वेदांत गुस्से में उसे घूर रहा था। वेदांत, तुम इस कंपनी के सीईओ हो, किससे क्या बात करनी है? इतना नॉलेज तो तुम्हारी सेक्रेटरी को होना ही चाहिए। मनीष जी जानबूझकर वेदांत को ताना मारते हुए बोले, मैं सिर्फ एक इंसान की बात सुनकर किसी को गलत नहीं ठहराता, इसीलिए इस कंपनी का सीईओ हूँ मिस्टर चेयरमैन। वेदांत ने भी तुरंत जवाब दिया और नायरा के पास गया। माया, क्या हो रहा है यहाँ? उसने नायरा से पूछा, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बताओ मुझे यहाँ क्या हो रहा है? वेदांत ने फिर से कहा, बताओ नायरा। माया भी बोली। इसीलिए नायरा ने बताना शुरू किया। सर, आप तो जानते हैं कि ये एक मल्टी फ्लोर्ड ऑफिस है, जिसके वाटर यूजेस के लिए बिल्डिंग के टेरेस पर बड़े बड़े वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं। नायरा के ऐसे कहते ही मनीष जी फिर से उसे ताना मारते हुए बोले, कम ऑन वेदांत, अब इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर वाटर टैंक्स का इशू सॉल्व करेगा। लेकिन वेदांत ने उनकी बात इग्नोर करते हुए नायरा से पूछा, वाटर स्टोरेज टैंक्स का क्या नायरा? सर, हमारा ऑफिस प्रीमाइसेस इस सिटी का नंबर 1 ग्रीन प्रीमाइसेस है, इसीलिए कई सारे अलग अलग पंछी प्रीमाइसेस में फूड या फिर शेल्टर के लिए आते हैं। ये तो अच्छी बात है ना नायरा? माया उसकी बात काटकर बोली, ये पंछी वाटर टैंक से जो कि बूंद बूंद पानी रिसता है उसे पीने भी आते हैं, लेकिन सर उन्हें वाटर टैंक से दूर रखने के लिए उनके इर्द गिर्द शील्ड्स लगा दी गई है। नायरा बोली, अगर शील्ड नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे? ऐसे तो आए दिन कितने सारे पंछी आकर वाटर टैंक्स के इर्द गिर्द आकर गंदगी करते हैं, इसीलिए ये सेटअप किया है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई गंदा सा मोहल्ला नहीं जिसमें तुम रहती हो। मैनेजर के ऐसा कहते ही वेदांत ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। नायरा को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वो वेदांत के सामने आकर बोली, मैं शील्ड्स लगाना बुरा है ये नहीं कह रही सर, लेकिन क्या आप कभी खुद टेरेस पर गए हैं? नहीं, वेदांत ने जवाब दिया। आपको एक बार जाकर ज़रूर देखना चाहिए सर, और अगर अपने बिजी शेड्यूल में से 5 मिनट तक का समय निकालकर आप नहीं जा सकते तो ये देखिए, मैंने इस फाइल में पूरी रिपोर्ट बनाई है। ये तस्वीर देखिए। नायरा ने वो फाइल खोली और उसके अंदर की एक तस्वीर वेदांत को दिखाने लगी, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि टैंक्स के इर्द गिर्द जो शील्ड्स थी वो नुकीले
नेल्स से बनी हुई थी जिन्हें छूने भर से किसी को भी चोट लग सकती थी। ये देखिए सर, ये नेल्स वाली शील्ड पंछी या फिर कोई एनिमल यहाँ आकर गंदगी ना कर दे, इसीलिए ये शील्ड्स लगाई गई है वहाँ। और सिर्फ वाटर स्टोरेज टैंक्स ही नहीं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एंटीनाज हैं उन पर भी। वो एक एक तस्वीर दिखाने लगी। माया और उसके पिता भी आगे आकर उसे देखने लगे। और ये उन पंछियों और एनिमल्स की फ़ोटोज़ है जो मेरे यहाँ आने के बाद से मैंने कलेक्ट की है। वहाँ मंकीज़ भी आते हैं सर। नायरा ने जो तस्वीर उन्हें दिखाई वो देखकर वेदांत सब समझ गया। ओह नो, माया को बहुत बुरा लगा। इट्स हॉरिबल वेदांत, मिस्टर कपाड़िया भी बोले। उन्होंने भी फाइल लेकर मनीष जी और नीता जी को भी दिखाई। मैं कब से मैनेजर सर को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर हम इन्हें हटा दें तो ये सब नहीं होगा सर। नायरा इस बार रिक्वेस्टिंग टोन में बोली। अगर इन्हें हटा दिया तो वहाँ फैलने वाली गंदगी का क्या? मैनेजर ने फैसला सोच समझकर ही किया होगा। मनीष जी फिर भी बोले, सर अगर वहाँ गंदगी हो रही है तो उसे साफ करने के लिए लोग भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। इन सारी प्रोटेक्टिव शील्ड्स पर अगर हर साल 10 लाख का खर्चा किया जाता है, अगर वही अमाउंट हम क्लीनर्स को दे दें तो इसमें हर्ज ही क्या है? वो सुनते ही इस बार सब शांत हो गए। आई थिंक शी इज़ राइट, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मिस्टर कपाड़िया तुरंत बोले, सर जैसे हम सबको जीने का हक है, इन बेज़ुबान जानवरों को भी है, और हम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सब मदर नेचर का हिस्सा है। ये बर्ड्स हैं, ये एनिमल्स है, सबका हिस्सा है, हम नहीं। और हमें कोई हक नहीं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। नायरा वेदांत की ओर देखकर बोली, सर क्लीनर्स को ये सारा काम देना मतलब उनके काम की देखरेख भी करना। क्या गारंटी कि वो लोग अपना काम ठीक से करेंगे? खुद के गलत साबित होने पर अब मैनेजर बहाने देने लगा। बस अब बहुत हुआ। मैनेजर इस सब को रिव्यू करके जो फैसला सही होगा वो अपने आप ले लेगा। अब तुम जाओ यहाँ से। मनीष जी बोले ही थे कि वेदांत बोल पड़ा, फैसला हो चुका है। वो सब सुनकर हैरान हो गए। आज ही उन सारी शील्ड्स को हटाने के ऑर्डर्स दे दो। वेदांत मैनेजर की ओर देखकर बोला, लेकिन सर इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और ये सारा सेटअप अभी रिन्यू किया गया है, मनी भी वेस्ट होगा। मैनेजर बोला, हर रोज़ कपड़ों का टर्नओवर करने वाली कंपनी में अगर कुछ लाख का लॉस हो भी गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए जितने ऑर्डर्स दिए जाए बस उतना करो। ठीक है सर। मैनेजर मन ना होते हुए भी सिर झुकाकर बोला। वो देखकर नायरा को बहुत खुशी हुई। माया, एज वी गेट आउट ऑफ हियर, सबसे पहले अपने मैनेजर को कॉल करो, और अगर हमारे ऑफिस में भी ये सब है तो उसे कहो कि अभी उसे हटाए। मिस्टर कपाड़िया तुरंत माया की ओर देखकर बोले, यस डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं वो सब कर दूंगी। माया बोली, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके ये सब हटाओ। वैसे भी ये तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी काम होने वाला है। वेदांत ने मैनेजर से जैसे ही ये कहा सब दंग हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैनेजर घबराकर बोला। वेदांत, हैव यू लॉस्ट इट? मनीष जी भी बोले, मैनेजर्स की और टैलेंट की कमी नहीं है इस दुनिया में डैड। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने बाप की जागीर ना समझे। वो सब सुन के सबकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वेदांत गुस्से में बोला था। वो नायरा के पास आया और उसका हाथ पकड़ सबकी ओर देखकर बोला, मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों में ऑफिस में क्या क्या बातें चल रही है, इसलिए मैं आज ही सब क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि कोई गॉसिप ना हो और ना ही कोई नायरा के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करे। उसने जैसे ही ये कहा सब उसकी बात गौर से सुनने लगे। नायरा मेरे बचपन की दोस्त है। सक्सेस पार्टी में हम चारों दोस्तों ने जिस लड़की की बात की थी, नायरा वही है। इसीलिए अगर कोई भी उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा, वो समझ ले कि वो सीधे सीधे मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है। उसकी बातें सुनकर नायरा हैरान हो गई, लेकिन माया और उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। अगर नायरा और मुझे लेकर किसी को कोई भी सवाल हो तो वो आकर सीधा मुझसे मिले। वेदांत ने अपनी बात साफ कर दी और उसे लेकर वहाँ से निकल गया। डैड चले? माया की बात पर उसके पिता मुस्कुराकर हाँ बोले और मिस्टर एंड मिसेस खुराना से विदा लेकर निकल गए। लेकिन मनीष जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, खासकर वेदांत के हाथ में नायरा का हाथ देखकर। नीता जी भी
उनकी ये परेशानी समझ गई थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।